ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन शर्मा, जो कि जयपुर के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं बिकॉज ही इज अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट ऑल्सो। तो डॉक्टर शर्मा, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे जाना कि किस तरह की कॉमन बीमारियां हैं, आम बीमारियां हैं घुटने और कंधे से जुड़ी हुई। आजकल के एडवांस्ड मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। सुबह का न्यूज़पेपर आप खोलिए, आपको बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं कि आपको ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऐसे में हमारे लिए कन्फ्यूजन बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। ऐसी ही एक फील्ड आजकल एक इलाज का ऑप्शन है आर्थ्रोस्कोपी, जो कि लैप्रोस्कोपी से कुछ हमें जुड़ा हुआ सा लगता है और कन्वेंशनल सर्जरी से एक अलग सी चीज़ है। तो क्या आर्थ्रोस्कोपी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है? देखिए, आर्थ्रोस्कोपी एक ऑर्थोपेडिक्स यानी बोन और जॉइंट से जुड़ी हुई एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है। जैसा कि आपने कहा कि लेप्रोस्कोपी से जुड़ी हुई ब्रांच है, क्योंकि इसमें जो भी ऑपरेशंस हैं वो कैमरे की मदद से किए जाते हैं। तो इसका फ़ायदा, दो फायदे होते हैं इसके। बेसिकली एक तो ये है कि क्योंकि आप कैमरे से डायरेक्टली उस चीज़ को देख सकते हो, तो आपको बहुत बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हार्डली 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम, कई बार तो हमको स्टिच लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतना छोटा चीरा लगता है। तो चीरा इसमें बहुत छोटा होता है। ज़्यादा ऑपरेशन के दौरान जो कन्वेंशनल सर्जरी में जो काट छांट की ज़रूरत पड़ती है वो आर्थ्रोस्कोपी में नहीं करनी पड़ती। दूसरा, किसी प्रकार का मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मरीज को ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। तो एक सामान्य सर्जरी के बजाय आर्थ्रोस्कोपी कराया हुआ पेशेंट कभी महसूस ही नहीं करता कि मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है। उसे लगता है मैं बस डॉक्टर से मिलने आया था और मेरा ऑपरेशन हो गया। इतना मतलब स्वाभाविक रूप से ये काम किया जाता है। अपोलो स्पेक्ट्रा की खासियत ये है कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अपोलो स्पेक्ट्रा एक डे केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमारा मेन जो फोकस है वो इसी बात पर रहता है कि मरीज को हॉस्पिटल में स्टे कम से कम रखा जाए। लेस देन 24 आवर्स में ही हम मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ से चलते हुए डिस्चार्ज हो जाते हैं और आर्थ्रोस्कोप की मदद से हड्डी के कठिन से कठिन ऑपरेशन बहुत ही छोटे चीरे से हो जाते हैं। तो मरीज भी इसमें काफ़ी खुश रहता है। उसका खर्चा भी कम आता है कन्वेंशनल सर्जरी से। उसकी पोस्ट ऑपरेटिव जो मॉर्बिडिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। वो काम पे जल्दी जा सकता है, जल्दी से अपनी फंक्शनल लाइफ स्टार्ट कर सकता है। यानी कि ऑपरेशन से जुड़े हुए जो फियर्स हैं, जो डर हमारे दिमाग में सर्जरी से जुड़े हुए होते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मतलब 4-5 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, चीरा लगेगा, फिर वो धीरे धीरे अपना टाइम लेके ठीक होगा, ये सब जो डर है उनसे काफी हद तक आर्थ्रोस्कोपी जो है वो इन चीजों से निजात मिलती है। बिल्कुल, सामान्य सर्जरी की तुलना में तो आर्थ्रोस्कोपी एकदम रिवोल्यूशनरी ब्रांच है और धीरे धीरे इसका यूज भी ऑर्थोपेडिक्स में बढ़ता जा रहा है जी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऑपरेशन से जुड़े काफी सारी प्रॉब्लम्स इसमें खत्म हो जाएगी। से ही उन्हें क्योर किया जा सकेगा, ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो कंधे से और घुटने से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी ब्रेक से पहले, उनमें से आर्थ्रोस्कोपी किन चीज़ों में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी यानी जो भी कंधे और घुटने से जुड़ी समस्याएं हैं, उनमें लगभग 80 से 90% तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आर्थ्रोस्कोपी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपके घुटने का कोई लिगामेंट टूटा हुआ है या घुटने का कोई वॉशर फटा हुआ है, जिसे मेनिस्कस कहते हैं या ACL टीयर कहते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं वो हम आर्थ्रोस्कोपी की मदद से सही कर सकते हैं। जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपी से नया लिगामेंट बना सकते हैं, आपके लिगामेंट की रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका कंधा बार बार उतरता है, डिसलोकेशन हो जाते हैं आपके, तो आर्थ्रोस्कोप की मदद से हम उस शोल्डर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, आप 5-6 महीने से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, आपके कंधे के मूवमेंट्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा आपके कंधे के मूवमेंट्स को पहले जैसा लौटा सकते हैं। अगर आपको कंधे में रोटेटर कफ टीयर है, आपका कंधा ऊंचा नहीं जाता है, ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपका कंधा पैरालाइज्ड ही हो गया है, तो आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम रोटेटर कफ को रिपेयर करके आपके कंधे के मूवमेंट्स को बिल्कुल पहले जैसा लौटा सकते हैं जी। यानी कि काफ़ी सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि अभी हमने डिस्कस की थी, काफ़ी हद तक आर्थ्रोस्कोपी से इनका ट्रीटमेंट संभव है। जी हाँ। एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल घुटने का रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। नी आर्थराइटिस के लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स घुटने का रिप्लेसमेंट कराने की सलाह देते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो किसी वजह से अभी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते, 5-6 महीने रुकना चाहते हैं, 1-2 साल रुकना चाहते हैं। तो ऐसे मरीजों को भी आर्थ्रोस्कोपी से साल भर 2 साल तक पेन रिलीफ दिया जा सकता है। आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम घुटने की एक तरह से जिसे कहते हैं सर्विस जैसा वॉश करना, घुटने के जो पेन मीडिएटर्स हैं उनको वॉश कर सकते हैं, घुटने में आर्टिफिशियल सीमेंट डाल सकते हैं। तो इसकी मदद से
नी रिप्लेसमेंट की समस्या को कम से कम वो 1 साल से लेकर 2 साल तक टाल भी सकते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे में यदि अगर पेशेंट अपना मैनेजमेंट ढंग से करे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना या वॉक करना, जो भी उसके लिए उपयुक्त है, अगर वो अपना वेट करे तो शायद मेरे ख्याल से काफी और आगे तक भी इस नी रिप्लेसमेंट को टाला जा सकता है। अगर वो अपना वेट रिडक्शन कर पाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पाता है, तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा समय तक टालने में संभव हो सकता है, किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि आर्थ्रोस्कोपी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। आजकल के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उसमें आर्थ्रोस्कोपी आई फील इज नॉट लेस देन एनी ब्लेसिंग, एक तरह का बोन है, मिरेकल टाइप ऑफ सर्जरी। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थ्रोस्कोपी में जैसे कि आपने कहा इट्स अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, यानी टाका कई बार नहीं भी हो, ऐसा भी होता है। तो पोस्ट आर्थ्रोस्कोपिक रिकवरी जो होती है वो किस तरह की होती है, मतलब कितने वक्त तक पेशेंट को वो नॉन मोबाइल स्टेट में रहता है? नहीं, पेशेंट ज़्यादातर कंडीशंस में ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। हम अगले दिन से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। आर्थ्रोस्कोपी का मैजिक यही है कि इसमें किसी भी तरह के आपको इमोबिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इमोबिलाइज ज़्यादातर हम तब करते हैं जब बहुत सारे टाँके होते हैं, हमें टाँके टूटने का डर रहता है या ब्लीडिंग का डर रहता है। लेकिन क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी में इतना मसल ट्रॉमा या बोन ट्रॉमा नहीं होता, तो जनरली ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज चलना फिरना स्टार्ट कर सकता है। कुछ लोगों में अगर पेन होता है तो उनको हम 5-7 दिन के लिए वॉकर की सलाह दे सकते हैं। बाकी जनरली देयर इज नो बेड रेस्ट इन आर्थ्रोस्कोपी, तो किसी भी तरह का बेड रेस्ट आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि हम जल्दी मोबिलाइजेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पेशेंट मोबिलाइज होगा उतना ही जल्दी जॉइंट हील होता है। बिल्कुल। तो अब बेड रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो धीरे धीरे ऑर्थोपेडिक्स से वॉश आउट हो रहा है। हम लगभग किसी भी बीमारी में बेड रेस्ट आजकल सलाह नहीं देते हैं। और जैसे कि कुछ एक बीमारियां हैं, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं स्लिप डिस्क है या साइटिका है, जिसमें कन्वेंशनली हमने ये सुना है कि सीधे लेटने से ही वो बीमारियां ठीक होती हैं, तो क्या ऐसे में भी आर्थ्रोस्कोपी का कुछ खास रोल होता है? स्पाइन की सर्जरीज भी आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है, लेकिन उसको आर्थ्रोस्कोपी ना कहकर एंडोस्कोपिक सर्जरीज कहा जाता है, क्योंकि स्पाइन कोई जॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीपल जॉइंट्स का कंबाइंड सिस्टम है। तो एंडोस्कोपी से साइटिका की सर्जरी की जाती है। उसमें भी यही है कि ऑपरेशन के अगले दिन से मरीज चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, उसमें भी उसको किसी प्रकार का रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में जो चीरा होता है वो हार्डली 1 से 2 सेंटीमीटर का ही होता है। ये सर्जरी अभी बहुत हाई एंड सेंटर्स पे ही मौजूद है, जैसे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में भी ये सर्जरी संभव है। जी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं क्या उपलब्ध हैं आर्थ्रोस्कोपी की, जैसे कि आपने बताया? वो सब तरह की सुविधाएं, सभी तरह की आर्थ्रोस्कोपी की एकदम टर्शरी लेवल, जिसे हम हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर कहते हैं, वो सारी आर्थ्रोस्कोपी, शोल्डर की, नी जॉइंट की, एल्बो की, रिस्ट की, किसी भी प्रॉब्लम की आर्थ्रोस्कोपी अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में संभव है। हम पर मंथ कम से कम 30 से 50 प्रोसीजर आर्थ्रोस्कोपी के यहाँ पे कर रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस में मरीज काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। शुरू में वो चौंक जाते हैं कि इतना हाई एंड ट्रीटमेंट भी जयपुर में अवेलेबल हो सकता है क्या? ये भी एक बहुत खास बात है, क्योंकि नॉर्मली एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमें बड़े शहरों में, बिल्कुल, कई बार मेरे पास मरीज बड़े शहरों में जाके, जी हाँ, मुझे मरीज कई बार आके बताते हैं कि सर हम तो सोचते थे कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली या बड़े शहरों में ही होता होगा, तो वो चौंक भी जाते हैं कि इतना हाई एंड ट्रीटमेंट। लेकिन थैंक्स टू अपोलो ग्रुप की जयपुर में इतना हाई एंड हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पर ये सब सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं, और इससे मरीजों का बाहर जाना रुक गया है और जयपुर एक मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। और यहाँ के ओटीज के बारे में जैसे कि हमने सुना हुआ है कि अपोलो स्पेक्ट्रा के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो काफ़ी हाई एंड, काफ़ी अच्छे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि इक्विपमेंट्स वगैरह, क्या ये बहुत ही मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं? ये बहुत ही लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। किसी भी ऑपरेशन में जो हमारा सबसे बड़ा डर रहता है वो इन्फेक्शन का रहता है। इन्फेक्शन को रोकना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि कई बार ऐसे हाई वॉल्यूम सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि दिन के 10-10, 15-15 ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ऐसे में ऑपरेशंस को ढंग से मतलब ऑपरेशन थिएटर की ढंग से केयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसे में, या फिर मरीजों का लोड बहुत ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स में होता है। तो इसलिए अब फॉरेन में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो डे केयर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कि लो वॉल्यूम सेंटर्स को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर कि तो पेशेंट को पर्सनलाइज केयर दी जाती है, मरीज को डॉक्टर ढंग से 2 से 3 घंटे देख के परामर्श देता है, और उसके अलावा आप मरीज और पेशेंट उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका ऑपरेशन उसके घर में ही हुआ है और उसको पूरा ध्यान दिया जा सकता है। और ऑपरेशन थिएटर में भी हम लोग दिन के 2 या 3 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करते। उससे क्या होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपको दूसरे मरीज से किसी तरह का इन्फेक्शन लगने का चांस कम हो जाता है। 2 सर्जरीज के बीच में हम 3 से 4 घंटे का गैप देते हैं ताकि ऑपरेशन थिएटर में जो सारे बैक्टीरियाज हैं वो क्लियर हो जाएं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को हम यूज़ करते हैं।
किस तरह से, तो हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं, देयर इज नो चांस ये बहुत ही इन्फेक्शन। खास बात है अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की कि यहाँ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए खास बिल्कुल। कदम उठाए जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत है। important क्योंकि point कई है। बार क्या होता है कि बीमारी जो पेशेंट को है उससे ना होकर वो जब दूसरे पेशेंट्स के इन्फेक्शंस को कैच कर लेता है तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रॉप अप हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अपोलो स्पेक्ट्रा में खासकर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो डॉक्टर नवीन शर्मा, आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं। स्पोर्ट्स इंजरी से जो हमारा मतलब है वो सिर्फ क्या खेलते वक्त लगने वाली चोटों से है, या आजकल बहुत तरह के और फिटनेस के तरीके लोग बाग अडॉप्ट कर रहे हैं, मैराथन्स हो रही हैं, साइकिलिंग हो रही है, स्विमिंग हो रही है, तो क्या इनमें होने वाले वेयर एंड टियर के लिए भी पेशेंट को आप ही के पास आना चाहिए? जी हाँ, स्पोर्ट्स इंजरीज में न केवल सर्जिकल पार्ट है बल्कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे जिम के जो लोग हैं अचानक से जिम ज्वाइन करते हैं, उनको एकदम से सिक्स पैक बनाने का भूत सवार होता है। जल्दी से वो ट्रेनर के कहने पे कुछ भी एक्सरसाइज करने लगते हैं जो उनकी बॉडी को कई बार सूट करती है, कई बार नहीं करती है, तो इससे वो उनके इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। कई बार वो जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि स्टेरॉइड की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम स्पोर्ट्स इंजरीज में देखते हैं। जहाँ तक आपने उल्लेख किया कि मैराथन का, तो आजकल लोगों में मैराथन का बहुत चलन है, बहुत सारी कंपनियाँ जो है मैराथन को प्रमोट करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि मैराथन के लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लोग मैराथन के नाम पर सड़कों पर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सड़कें दौड़ने के लिए नहीं बनाई गई हैं, दौड़ने के लिए प्रॉपर ट्रैक होते हैं, प्रॉपर शू वियर्स होते हैं जिनके साथ हमें दौड़ना चाहिए। तो मैराथन फिटनेस के लिए तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रैक्टिस सड़कों पर ना करके प्रॉपर, जिस प्रकार से सेंट्रल पार्क में एक प्रॉपर जॉगर्स स्पेस बनाया हुआ है, मिट्टी, सैंड, यानी सॉफ्ट जमीन, सॉफ्ट ट्रैक पर ही हमें भागना चाहिए। भागने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको हार्ड सरफेस मिली, पत्थर मिला, सड़क मिली, कहीं पर भी आपने भागना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरा मैंने देखा है कि लोगों में सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत जुनून है। लोगों को लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो ऐसा नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने से हमारे हार्ट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन जिन लोगों को घुटनों की परेशानी पहले से ही है, घुटनों में दर्द है, ऐसे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि वो सीढ़ियाँ ना चढ़ें, क्योंकि किसी भी प्रकार का मल्टीपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट है, ये पैटेलोफीमोरल जो अपना नी कैप जॉइंट है उसको डैमेज करता है। तो अगर आप फिट हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नी पेन है या आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडमिल पे भागते वक्त भी कई लोग ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर लेते हैं, उसका एंगल 6, 9, 12, 15 तक करके कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की लोगों में जो चाहत रहती है वो रहता है। लेकिन इससे भी आपके जॉइंट्स पे बहुत पेन पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से नहीं बनाया गया है कि हम चढ़ाई पर भागें। चढ़ाई पर अगर आपको इंक्लाइन ट्रेडमिल यूज़ करना है तो आपको जो उसकी स्पीड है वो 6 से कम रखनी चाहिए। यही हम मरीजों को सलाह देते हैं कि अगर आप फिटनेस के लिए आप शरीर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव करें जो आपको इम्प्रूव करें, पर उनमें जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी आपकी बॉडी को डैमेज ना करें वो कम से कम। तो इस तरह से प्रॉपर ट्रेनर के द्वारा एक्सरसाइज करें। अगर आपको किसी एक्सरसाइज को करते वक्त आपको लग रहा है कि बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो इमीडिएटली वो एक्सरसाइज को स्टॉप करें और अपने ट्रेनर से पूछें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी पूछें। बिल्कुल, यानी कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे में हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमारे शरीर की हड्डियों को नुकसान पहुंचे और खासकर हमारे जॉइंट्स को, क्योंकि एक्सरसाइज करना, रनिंग करना या स्विमिंग करना, इनमें जो मूवमेंट है वो सारा हमारे जॉइंट्स का होता है। तो हमें अपने जॉइंट्स का खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे कि कई बार देखा गया है कि ज़्यादा जिमिंग कर लेने से लोगों को टेनिस एल्बो बहुत ज़्यादा होता है या नी की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे में कोई सुझाव जो आप देना चाहेंगे? टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, इस प्रकार की एथलीट्स लेग, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। कई बार सेना भर्ती में जो जवान जाना चाहते हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अचानक से 20 से 21 किलोमीटर की दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको भी हमारी सलाह ये रहती है कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी बॉडी को वार्म अप करें और कोई भी ट्रेनिंग स्लोली स्टार्ट करें। अचानक से अगर कोई भी इंसान एकदम से 10-12 किलोमीटर भागेगा तो उसको पेन होना ही होना है। तो जो भी, अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम आने वाला है, फिजिकल ट्रेनिंग का कोई एग्जाम, जो आजकल यूथ्स में आर्मी में भर्ती होने के लिए काफ़ी सारे गाँव के जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं, जवान जाना चाहते हैं, तो उनको भी मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आपका कोई एग्जाम है जो 3 से 4 महीने बाद आने वाला है, तो बजाय कि उसके 15 दिन पहले से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, अभी से ग्रेजुअली आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं। प्रॉपर शू वियर का इस्तेमाल करें,
जो भागने की जो सरफेस है वो पथरीली ना हो, हार्ड ना हो, या इंक्लाइन यानी चढ़ाई वाली सरफेस ना हो, इस तरह से उसका चुनाव करें, तभी आप ऐसे एग्जाम्स में सफल हो पाएंगे। जहाँ तक आपने उल्लेख किया टेनिस एल्बो का, तो टेनिस एल्बो एक काफ़ी कॉमन एल्बो जॉइंट की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। उसमें भी हम पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ज़्यादा हैवी काम ना करें, फिर अगर लेट स्टेज में पेशेंट्स आता है तो इंजेक्शन द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है, और भी बहुत लेट स्टेज में आता है तो फिर उसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की सलाह दी जाती है। लेकिन बॉटम लाइन जो है वो ये है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यदि शुरू कर रहे हो, भले वो रनिंग हो या योगा हो, यहाँ तक योगा भी जो है कई बहुत गलत तरीके से किए हो योगा आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ज़रूरी है कि एक्सपर्ट के सुपरविजन में किया जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी शरीर की कैपेसिटी का आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है। यदि वो आपको दर्द दे रही है तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको पिन पॉइंट कर सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा ये देखा गया है कि विटामिन की प्रॉब्लम जो है, खासकर विटामिन डी की प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा लोगों के डायग्नोसिस में आई है कि विटामिन डी की कमी है, और लोग बाग विटामिन डी पिल्स खा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसमें ऑल ओवर, अभी मैंने रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल पढ़ा था कि विटामिन डी की जो पिल्स जैसा आप लोग कह रहे हैं कि खुद ही लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। विटामिन डी, अगर आपको बॉडी में जनरलाइज पेन रहता है, थकान रहती है, तो आप डॉक्टर के पास संपर्क कर सकते हैं। अगर वो आपको विटामिन डी के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें विटामिन डी कम आता है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन विटामिन डी बाकी विटामिन की तरह नहीं होकर वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने वाला फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसकी पिल्स को हम अनकंट्रोल्ड या अनलिमिटेड टाइम तक नहीं ले सकते। जनरली हम जब पेशेंट विटामिन डी डेफिशिएंट हमारे पास आता है तो हम उसको टैबलेट्स की सलाह देते हैं, तो 60,000 यूनिट्स 6 वीक्स के लिए उसको लेनी होती है। तो ऐसे में आप घर पे स्वयं ट्रीटमेंट ना करने के बजाय डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और उसको सही टाइम पे स्टॉप भी कर दें। कराने के बाद ही विटामिन डी लेना बिल्कुल, बिना टेस्ट कराए आपको कोई भी टैबलेट लेना या सेल्फ मेडिटेशन जो है वो हम हमेशा से ही मना करते हैं। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बाग न्यूज़पेपर्स में पढ़कर या दूसरों के सिम्टम्स सुनकर सोच लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि थकान ज़्यादा रहती है, तो ये मान लिया गया कि हमारे किसी फला पड़ोसी को या जानने वाले को अगर थकान की वजह विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो हम मान लेते हैं कि हमारे साथ भी वही है, और वो टैबलेट्स हम लेनी शुरू कर देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के तो मैं किसी भी मेडिकेशन को सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको कम से कम डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोई भी दवाई बिना कंट्रोल अनलिमिटेड टाइम तक लेना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। जी, तो आज डॉक्टर नवीन शर्मा, जो जानकारियाँ आपने यहाँ हमें दी हैं, और ख़ासकर आर्थ्रोस्कोपी के बारे में जो कुछ आपने हमें बताया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आज इस एपिसोड से बहुत लाभ मिला होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमें दिया और हमें इतनी सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं भी आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद करता हूं, और सिटी केबल के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको नी या शोल्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें, उस चीज़ के अपने आप सही हो जाने की उम्मीद ना करें, बल्कि सही समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाएं, ताकि आप बजाय कि वो बीमारी आगे बढ़े, जैसा कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सही समय पर सही इलाज से आप ठीक हो सकें और अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का सही आनंद लें, और उसके लिए डॉक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि वो आपको ये बताते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका निदान कैसे है। और विश्वास मानिए, निदान हर समस्या का है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके जागरूक होने की कि कब आप अपने लक्षण को पकड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे सही इलाज लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नवीन शर्मा। थैंक यू। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस्मा अग्रवाल आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।